जहाँ अविनाशी है वो भोले की प्यारी काशी है। आदर, अभिनंदन, आभार। आदरणीय अतिथिगण, आदर, अभिनंदन, आभार। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित कुलपति महोदय, संकाय अध्यक्ष महोदय, शिक्षकगण और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं दीपांशी अग्रवाल, परास्नातक गणित प्रथम वर्ष की छात्रा, आप सभी का आज के इस हिंदी प्रकाशन समिति के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ हम हिंदी भाषा की गरिमा को शब्दों और अभिव्यक्तियों के माध्यम से एक नई ऊंचाई तक पहुंचता देखेंगे। आज का ये कार्यक्रम न केवल हिंदी भाषा की सृजनशीलता को स्वर देगा, बल्कि विज्ञान और साहित्य के मध्य एक सेतु का भी कार्य करेगा। हिंदी न केवल हमारी मातृभाषा है, बल्कि हिंदी सृजनशीलता और हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो न सिर्फ हम अपनी मातृभाषा का गौरव गान करते हैं, बल्कि उस माध्यम की शक्ति को भी मान्यता देते हैं जो हमें अपने विचारों को प्रभावशाली और सहज तरीके से व्यक्त करने का अवसर देती है। जैसे कि हमारी विश्वविद्यालय की परंपरा रही है, कार्यक्रम का शुभारंभ हम पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देने और दीप प्रज्वलन से करते हैं, जिन्होंने न केवल विश्वविद्यालय की स्थापना की, बल्कि भारतीय ज्ञान, संस्कृति और भाषा के गौरव को पुनर्स्थापित करने का महायज्ञ भी रचा। मैं सादर निवेदन करती हूँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय, कुलपति महोदय और संकाय अध्यक्ष महोदय से कि वे मंच में आए और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। मैं प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी से भी आग्रह करती हूँ कि वो आए और उनका साथ दें। धन्यवाद सर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किसी भी शुभ अवसर की शुरुआत हमारी कुलगीत से होती है, जो केवल इस संस्थान की गरिमा को ही नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी उजागर करता है। ये कुलगीत प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी की काव्य रचनाओं में से एक है। अब मैं वैदेही, अलक्षा और शिखरदीप भैया से अनुरोध करती हूँ कि वे आएं और विश्वगीत कुलगीत की प्रस्तुति करें। आप सभी से अनुरोध है कि कुलगीत की प्रस्तुति के उपरांत तालियां ना बजाएं। सुंदर ये सर्ववेद्या
राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी राजधानी ये तीनों लोगों से न्यारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्ववेद्या की राजधानी राजधानी नहीं है ये ईंट पत्थर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर रचे है विद्या के भव्य मंदिर ये सर्वश्रेष्ठ की राजधानी राजधानी यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी भवेद ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी हे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म वेद्या की राजधानी राजधानी मुक्ति पद को दिलाने वाले सुधर्म पथ पर चलाने वाले यही भले पूरे बुद्ध शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी राजधानी सुरम्य धाराएं वरुणासी नहाए जिनमें कबीर तुलसी भला वो कविता का क्यों ना ये भाग वेद्या की राजधानी राजधानी विविध कला अर्थशास्त्र गायन गणित खनिज औषधि रसायन प्रतीचि प्राचीका मेल सुंदर ये विश्ववेद्या की राजधानी राजधानी ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर ये कर्मवीर की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी धन्यवाद वैदेही, अलक्षा और शिखरदीप भैया का इतनी सुंदर कुलगीत की प्रस्तुति के लिए। किसी भी पहल की सफलता केवल उसके विचार नहीं बल्कि उन हाथों से तय होती है जो उस विचार पर लगातार मेहनत से आकार देते हैं। इसी भाव को शब्द देने के लिए अब मैं सुश्री वैदेही द्विवेदी जी और श्री अभिषेक शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो आप सभी को टीम अचिंत्य और हिंदी प्रकाशन समिति के पिछले कुछ महीनों के कार्य और आज के संस्करणों से अवगत कराएंगे।
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वैदेही और अभिषेक का। विज्ञान अचिंत्य अचिंत्य अर्थात जिसका सजीव और संपूर्ण रूप कभी सोचा ही नहीं जा सकता। विज्ञान जिसका न तो कोई और है न छोर, जो किसी भी सीमा और कल्पना से परे है और इसे ही आत्मसात करने की दृष्टि है अचिंत्य। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विज्ञान पत्रिका। यह मात्र पन्नों का संकलन नहीं है, बल्कि गठन है विचारों का, उन विचारों के आधुनिक शोधों का, तर्क का, वितर्क का, जिज्ञासाओं को पंख देने वाले रंगों का, और इस भाव का कि हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसमें सरलता के साथ साथ आत्मीयता की भी सुगंध है, जिसके कारण हिंदी में प्रेषित विज्ञान सिर्फ शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि आम जनमानस के जीवन का हिस्सा भी बन पाता है। अचिंत्य अपरिमित ज्ञान अनंत दृष्टिकोण का एक ऐसा संगम जिसने 3 प्रकाशित अंकों की यात्रा पूरी कर दी। और आज हम खड़े हैं इस यात्रा के एक नए पड़ाव पर, अचिंत्य के चतुर्थ विशेषांक के साथ। पर उससे पहले यहाँ उपस्थित सभी गणमान्यों एवं अचिंत्य पाठकों को मेरा नमस्कार। आदरणीय कुलपति महोदय एवं हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री ए.एस. किरण कुमार सर का हम पुनः फिर से अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मैं वैदेही द्विवेदी और मैं अभिषेक शर्मा आज आपको लेके चलने वाले हैं अचिंत्य की यात्रा पर। अचिंत्य एक अकल्पनीय विज्ञान यात्रा की शुरुआत हुई मार्च 2025 में आए होली विशेषांक के साथ। वहीं 5 जून को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने आया हमारा पर्यावरण विशेषांक। फिर 14 सितंबर को हिंदी से हमारे अटूट बंधन को दर्शाने आया हिंदी दिवस विशेषांक। इसी के साथ डॉक्टर लालजी सर और अजनाला की अनसुनी दास्तान सुनाने आए हमारे ऑनलाइन विशेषांक। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक सप्ताह चली प्रतियोगिताओं से अलंकृत अनविति के सफल आयोजन के बाद आइए जानते हैं इस यात्रा ने क्या नए मोड़ लिए। जब कोई समिति परिवर्तन की ओर अपना कदम बढ़ाती है और दूरदर्शी यात्रा का संकल्प लेती है, तो उसे एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो भटकाव में प्रकाश बने, कमियों के बारे में बताए और संकल्पों को निरंतर ऊर्जा प्रदान करे। और हमारी अचिंत्य टीम के लिए वो मार्गदर्शक बने हमारे कुलपति महोदय। यह तस्वीर है अचिंत्य टीम की वीसी सर के साथ पहली मुलाकात की 30 अगस्त 2025, जब हमने अपनी पहल को सर के सामने प्रस्तुत किया। फिर क्या था, सर की सराहनाओं से प्रेरित हो उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर हम तेजी से चल पड़े। हमने सोशल मीडिया के पटल पर विज्ञान संचार को रचनात्मकता के साथ परोसा। स्वयं संवाद का चेहरा बनकर हमने सरल और रोचक रील्स के माध्यम से जटिल विज्ञान को जन जन की भाषा बनाया, जिसके फलस्वरूप हमें डिजिटल मंचों पर व्यापक जन जुड़ाव भी प्राप्त हुआ। इंस्टाग्राम की रोचक रील्स से लेकर लिंक्डइन के गहरे विमर्श और व्हाट्सएप चैनल की दुनिया तक अचिंत्य अब हर उस मोड़ पर है जहां आप हैं। अब जिस पत्रिका का नाम ही अचिंत्य हो, उसके काम भला सरल कैसे हो सकते हैं? अचिंत्य का मूल उद्देश्य ही है जन जन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। देश के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है कि विज्ञान और तर्क की ज्योति उन युवाओं तक पहुंचे जो आने वाले भारत की दिशा और दशा दोनों को तय करेंगे। और इस ज्योति को प्रज्वलित करने का काम किया है अचिंत्य की आउटरीच गतिविधियों ने। प्रथम झलकियां आपको दिख रही हैं वायुसेना विद्यालय बमरौली प्रयागराज की, जहां देशभक्ति और ऊर्जा के असीम स्रोतों से मिलकर हमने न सिर्फ उन्हें विज्ञान की दुनिया दिखाई, बल्कि उनके जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों में भी डूब गए। सरल, सहज और रोचक उदाहरणों के माध्यम से यह बताया गया कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का भी अभिन्न हिस्सा है, और इसे हिंदी में भी उतनी ही स्पष्टता और प्रभाव के साथ समझा और समझाया जा सकता है। आगे है हमारे द्वितीय आउटरीच अभियान की स्मृतियां, जहां वाराणसी के इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में अचिंत्य टीम और ज्ञान लैब के सदस्यों ने इन्फिनिटी जैसे गूढ़ विषयों को सरल एवं रोचक तरीके से बच्चों को समझाया और उनकी जिज्ञासु सोच को एक नई उड़ान दी। इन आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से हमने विज्ञान को भारत की उस गीली मिट्टी के साथ मिश्रित करने का प्रयास किया जो भविष्य में
वैज्ञानिक नवाचार की नई इमारतें स्थापित करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर आयोजित कार्यक्रमों के साथ साथ इस प्रकार की आउटरीच गतिविधियां हिंदी के विस्तार और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार में दीर्घकालिक भूमिका अवश्य निभाएंगी। काशी तमिल संगमम भारत सरकार की एक ऐसी पहल जो दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करती है। इस बार इस अनूठी पहल में कांची से काशी आए विद्यार्थियों, शिक्षाविदों एवं आम नागरिकों को हिंदी में विज्ञान संचार का महत्व बताने हम गए नमो भारत। शुरुआत हुई एक सोच से, विचारों का स्तंभ गढ़ता गया, विज्ञान की ज्योति जलाई, समाज से भ्रांति तमस छटता गया, नित नवल प्रयोगों से सीख कर अचिंत्य निरंतर अपना काम करता गया। चले तो हम अकेले थे, पर आप सभी हमसे जुड़े और कारवां बनता गया। यह थी अचिंत्य की अब तक की यात्रा। अब आपको अचिंत्य की सुगम यात्रा पर आगे ले जाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे नए संपादक साक्षी एवं अंशुमन का। सभी श्रोतागण को मेरा स्नेहपूर्वक नमस्कार। मैं साक्षी चौधरी आज आप सभी के समक्ष अचिंत्य 4.0 के विशेषांक के विषय के चयन के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगी। आज का युग केवल साधारण तकनीक का नहीं बल्कि बुद्धिमान तकनीक का युग बन चुका है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सोचने, समझने, कार्य करने, संवाद करने और निर्णय लेने की प्रतिक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। एआई को इस विशेषांक का विषय बनाने का मुख्य कारण यह है कि यह एक ऐसा विषय है जो केवल विज्ञान या कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, प्रशासन, रोजगार, सुरक्षा, नैतिकता एवं मानव मूल्यों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। और यही इसे सामान्य विषयों से अलग, विशिष्ट और वास्तविक रूप में अचिंत्य बनाता है, क्योंकि यह हमें न केवल भविष्य की संभावनाओं से परिचित कराता है, बल्कि हमें स्वयं से प्रश्न पूछने पर भी प्रेरित करता है कि हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं या तकनीक धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी प्राथमिकताओं और हमारी संवेदनाओं की दिशा तय कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक न्यूज थी कि मैन आस्क्ड ChatGPT फॉर अ हेल्थियर सॉल्ट अल्टरनेटिव गॉट टॉक्सिक टिप लैंडेड इन ICU। तो हम एआई का जो यूज है ये तो थोड़ा गलत तरीके से हो गया, पर पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ये हमारे लिए कैसे उपयोग हमारे लिए कैसे है, इसका कृषि में है, उद्योग में है, हर जगह हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर यहाँ पर तो इसकी एक कमी निकल के आ रही है। तो हमने इसी विषय को क्यों चुना हमारे विशेषांक के लिए? तो अब हम आते हैं अचिंत्य 4.0 के विशेषांक के कवर पेज के ऊपर। अचिंत्य पत्रिका का यह कवर एक सीधा और स्पष्ट संदेश देता है। इसमें दिखता मानवीय चेहरा यह बताता है कि एआई मशीनों की नहीं बल्कि इंसान की सोच और समझ के विस्तार की कहानी है। इन शॉर्ट, एआई इज नथिंग बट व्हाट? कुछ कोई बोलना चाहेगा कि आखिर हम इस कवर पेज से क्या संदेश देना चाहते हैं? इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि ये ह्यूमन की ही इंटेलिजेंस का यूज करके हमने ये बनाया है। तकनीक यहाँ इंसान की जगह लेने नहीं, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए है। आसपास दिखाई देते प्रकृति, भोजन और भविष्य से जुड़े चित्र बताते हैं विज्ञान केवल लैब या किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। अपरिमित ज्ञान, अनंत दृष्टिकोण के साथ यह कवर यही संदेश देता है कि तकनीक का सही अर्थ तभी है जब वह मानवता के साथ और मानवता के लिए कार्य करे। अब मैं अचिंत्य के 4.0 विशेषांक की आगे की यात्रा बताने के लिए मेरे सह संपादक अंशुमन पांडे को बुलाना चाहूंगी। नमस्कार, मैं अंशुमन पांडे आपको इस विशेषांक की तैयारी की पूरी यात्रा पे ले जाता हूँ। सर्वप्रथम किसी भी सृजन का जो मुख्य विशेषता होती है वह उसके परिणाम में नहीं होती है, बल्कि उसकी उस यात्रा में निहित होती है जिससे होकर वो सृजन आकार लेता है। तो इस विशेषांक की पूरी तैयारी, पूरे डिजाइन के दौरान जो हमारी भूमिका थी वो मुख्य
संपादक या एक औपचारिक संपादक होने के बजाय एक अत्यंत समृद्ध, रचनात्मक और बौद्धिक शिक्षण अनुभव की तरह रही, क्योंकि इस दौरान हमने न केवल विभिन्न विषयों का चयन किया, विभिन्न लेखों का चयन किया, उनका संपादन, उनका भाषा संशोधन व उनकी प्रस्तुतिकरण किया, बल्कि यह भी सीखा कि कैसे विविध प्रकार के विचारों, दृष्टिकोणों और विविध प्रकार के लेखों का चयन एक ही मंच पर संतुलित रूप से किया जाए। भाषा को कैसे सरल रूप में लोगों तक पहुंचाया जाए, विषय की गंभीरता तथा उसके विषय की गंभीरता और उसके तथ्यों को कैसे बहुत ही सरल भाषा में और एक गूढ़ विषय के रूप में ना देके एक मतलब सरल प्रकार से लोगों के बीच पहुंचाया जाए। इस विशेषांक का जो मुख्य विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सब लोग से परिचित होंगे। हमने क्यों चुना उसको, ये हमारी सह संपादक बता चुकी हैं। इसके आगे की बात कि जो हमारा जो मुख्य विषय है, हम क्या इससे बताते हैं आपको। मुख्य विषय ये है कि जो पत्रिका है वह पाठकों को क्या संदेश देती है। तो पत्रिका का जो संदेश है वह यह है कि तकनीक से भयभीत होने के बजाय हम तकनीक को समझें, उसके विषय को समझें, उसको विवेकपूर्ण तरीके से अपनाएं। इसी में इस जो पत्रिका का मुख्य सार है वही निहित है। और हमारा जो अंतिम है कि हम पाठकों से क्या अपेक्षा करते हैं, तो पाठकों से ये अपेक्षा है कि वो पत्रिका को गंभीरता से पढ़ें, इसके लेखों को गंभीरता से लें, इस पे विचार करें, प्रश्न करें और अपने मत साझा करें और एक सक्रिय भागीदार के रूप में इस ज्ञान की सतत यात्रा में भूमिका लें। क्योंकि अचिंत्य केवल पत्रिका नहीं है, यह एक ऐसा विषय है जो आज समाज में हिंदी में मुख्य विषय बन के हिंदी में विज्ञान को प्रवाहित कर रही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मां। अभी जो आपने प्रस्तुति देखी वह केवल आंकड़ों और गतिविधियों का विवरण नहीं थी, बल्कि पिछले 3-4 महीनों की लगन, निरंतर परिश्रम और सामूहिक प्रयास की कहानी थी। अचिंत्य का ये संस्करण इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक विज्ञान और भारतीय भाषाएं एक साथ चल सकती हैं और मिलकर एक अधिक जागरूक समाज का निर्माण कर सकती हैं। नए संस्करण की ये झलक ये स्पष्ट करती है कि ये कार्य केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता और विश्वास का भी परिणाम है। इतने बेहतरीन तरीके से समिति और अचिंत्य के कार्यों से आप सभी को अवगत कराने के लिए मैं एक बार पुनः वैदेही, अंशुमन, अभिषेक और साक्षी का धन्यवाद देती हूँ। और हमारे श्री दयाशंकर त्रिपाठी सर जो इससे पहले हिंदी प्रकाशन समिति के समन्वयक रहे हैं, उनके योगदानों के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ और आज के इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देवियों और सज्जनों, कहते हैं कि भारतवर्ष जब अपने इतिहास में मर्यादा की सबसे बड़ी लकीर को खींचेगा तो प्रभु श्री राम लिखेगा। जब ज्ञान की सबसे ऊंची पराकाष्ठा की बात करेगा तो देवकी नंदन श्री कृष्ण की गीता लिखेगा। जब हिंदुस्तान आधुनिक भारतवर्ष में दानशीलता के सबसे बड़े उदाहरण को लिख रहा होगा वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिखेगा। और जब भारतवर्ष अपने 2017 के उस स्वर्णिम अध्याय को याद करेगा जब इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, तो सबसे पहले श्रद्धा के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री श्री किरण कुमार। कुछ व्यक्तित्व सिर्फ नाम नहीं होते, वे एक सच्चे राष्ट्र सेवक, प्रेरणा स्रोत और कर्तव्य निष्ठता की जीवंत मिसाल होती हैं। आज हम ये बताते हुए अत्यंत गौरवान्वित और कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं कि वर्ष 2017 के उस ऐतिहासिक PSLV C-37 मिशन के शिल्पकार, भारत के अंतरिक्ष इतिहास के इस स्वर्णिम अध्याय के रचनाकार पद्मश्री AS किरण कुमार सर हमारे बीच साक्षात उपस्थित हैं। ये हमारे लिए केवल एक अतिथि का आगमन नहीं, बल्कि उस सोच, उस परिश्रम और
और उस वैज्ञानिक दृष्टि का सानिध्य है जिसने भारत को आकाश में ही नहीं पूरे विश्व के मानचित्र पर और ऊंचा स्थापित किया था। उनकी उपस्थिति हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, विशेषकर उस युवा पीढ़ी के लिए जो सपने देखती है और उन्हें साकार करने का जज्बा भी रखती है। पद्मश्री से सम्मानित श्री एएस किरण कुमार जी, जिनका इसरो के साथ 4 दशकों से भी अधिक का अद्वितीय वैज्ञानिक योगदान रहा है, चाहे चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक अभियानों की कल्पना और क्रियान्वयन हो, या पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे प्रक्षेपण यानों की सफलता में उनका मार्गदर्शन। श्री किरण कुमार जी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की मजबूत नींव के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। पद्मश्री एएस किरण कुमार जी के नेतृत्व में इसरो ने ये सिद्ध किया कि भारत सीमाओं से बंधा हुआ देश नहीं, अपितु संभावनाओं से भरा हुआ राष्ट्र है। सर, आप केवल एक वैज्ञानिक नहीं, हमारी इस पीढ़ी के पथ प्रदर्शक भी हैं, जिन्होंने ज्ञान को विनम्रता से और सफलता को सेवा भाव से जिया। तो आइए तालियों की गरिमामय गूंज के साथ मंच पर स्वागत करें हमारे आज के मुख्य अतिथि, पद्मश्री से सम्मानित इसरो के पूर्व अध्यक्ष श्री एएस किरण कुमार जी का। मैं अनुरोध करती हूँ कुलपति महोदय और संकाय अध्यक्ष महोदय से कि वे भी मंच पर आएं और हमारे विशिष्ट अतिथि को शॉल और महानुभावों से अनुरोध करती हूँ कि आप अचिंत्य के चतुर्थ एआई विशेषांक और विज्ञान गंगा के नवीन संस्करण का भी विमोचन कर हमारे दर्शकों को उसकी झलक दिखाएं। हमारे इस विशेषांक के दोनों मुख्य संपादक भी मंच पर आ रहे हैं। धन्यवाद सर। अभी अभी हमने अचिंत्य के चतुर्थ विशेषांक का विमोचन देखा, जो केवल एक पत्रिका नहीं बल्कि एक विचार है। आज के समय में जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य की भाषा बनती जा रही है, उस विषय को अपनी भारतीय भाषाओं में समझने और समझाने का ये प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं विशेष प्रशंसा करती हूँ हमारे दोनों मुख्य संपादक साक्षी और अंशुमन की। यूं तो ये दोनों हमारी पूरी अचिंत्य टीम में सबसे कनिष्ठ सदस्य हैं, पर इन्होंने इस पत्रिका के संपादन में ये सिद्ध किया कि जो टैलेंट है वो उम्र नहीं देखता, तो बस होता है, और बहुत अच्छे से इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। मैं इस दूरदर्शी सोच के लिए अचिंत्य से जुड़े सभी विद्यार्थियों, संपादकों और मार्गदर्शकों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सभी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इस संस्करण की ऑनलाइन कॉपी एक्सेस कर सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब समय हो चुका है उन्हें सुनने का, जिन्हें सुनने के लिए हम सब कब से प्रतीक्षा रखते हैं। औपचारिकताओं से आगे बढ़ते हुए अब
समय आ गया है उस अनुभव से संवाद करने का जिन्होंने विज्ञान को दिशा दी और भारत को अंतरिक्ष में एक नया आत्मविश्वास। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ पद्मश्री AS किरण कुमार सर को कि वे आएं और हमें संबोधित करें। सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम, क्योंकि आज की ये जो कार्यक्रम है जो हिंदी में अचिंत्य का विमोचन कर रहे हैं अंकों की, और ऐसे एक मौके में हिंदुस्तान ने ये बाह्याकाश क्षेत्र में क्या हासिल किया, कैसे इसका काम चालू किया, उसके बारे में भी आपको बताने के लिए ये मौका मुझे जो मिल गया, उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स को मेरा सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब जैसे जानते हैं, आज का समाज विज्ञान और तंत्रज्ञान का इस्तेमाल करते करते बहुत सारे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो कहते हैं उसका अनुभव करता है। मगर 1957 में दुनिया में मानव को एक ऐसा नया तंत्रज्ञान का हासिल किया। उस समय वर्ल्ड वॉर हो जाने के बाद कुछ दशकों में अमेरिका और रशिया एक दूसरे से निरंतर कंपटीशन में थे। उस समय रशिया अमेरिका से थोड़ा आगे निकल गया। पहला स्पुतनिक को 1957 में उड़ान किया और वो पृथ्वी का भ्रमण करने लगा। रशिया ने उसके आगे पहला कुत्ते को भेजा, मानव को भेजा, यूरी गगारिन हो, वैलेंटाइना तेरेस्कोवा हो। मगर उस समय अमेरिका को ऐसा लगने लगा कि ये रशिया बहुत आगे चल रहा है, हम कैसे पीछे रह सकते। तो उनको बहुत एक चैलेंज था, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज था। तो इस समय जब अमेरिका और रशिया का सोच ये था, दोनों मिलिट्री में कौन आगे है ये स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे थे। उस समय आप जैसे ही जानते हैं, हिंदुस्तान को स्वातंत्र्य मिलकर केवल 10 साल हुआ था। 1947 में जब हमको स्वातंत्र्य मिला, बहुत सालों, सेंचुरीज ऑफ एक्सटर्नल रूल, उसके बाद उस समय का जो देश को चलाते थे उनका क्या प्रॉब्लम हुआ होगा। बहुत सारे दशकों से, शतमानों से दूसरों के आडಳಿत में रह चुके एक सिविलाइजेशन अपना प्रजा को आहार, विद्या और रहने के लिए जगह ये देने के लिए वो तत्पर थे। मगर उस समय हमारे देश में एक ऐसे विज्ञानी थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनका सोच ये था, ये ऐसा जो ये टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, पृथ्वी से बाहर जाके एक वस्तु को पृथ्वी का भ्रमण करवा सकते हैं। ऐसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हमारा देश में कैसे प्रोग्रेस लाए और देश में कैसे बदलाव लाए। उनका ये सोच था कि ये पृथ्वी से करीब करीब 36,000 किलोमीटर दूर पे एक उपग्रह को हम छोड़ सकते हैं। तो वो जियो स्टेशनरी कहते हैं, वो स्थिर कक्षा बोलते हैं उसको। क्यों ऐसा होता है? ये उपग्रह 24 घंटे में एक बार पूरा पृथ्वी का भ्रमण करता है। जैसे आप जानते हैं, पृथ्वी भी अपने कक्षे पे एक रोटेशन के लिए 24 घंटा लेता है। उसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाता है। कभी कभी आप कभी ट्रेन में चलते हुए आपके पैरेलल ट्रैक में दूसरा ट्रेन, आप जो जिस स्पीड पे जा रहे हैं वही स्पीड पे जाते हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि वो ट्रेन चल नहीं रही है, आपके साथ एक तरह खड़ा है। इसी तरह 36,000 किलोमीटर दूर पे पृथ्वी से बाहर उपग्रह को रखेंगे तो हमको वो निरंतर एक ही जगह पे है ऐसे दिखेगा। तो उसका क्या फायदा होगा? तो डॉक्टर साराभाई का सोच ये था कि हिंदुस्तान में हमारा देश 3.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। अगर हम सभी लोग देशवासियों को माहिती मिलना
मिलाना चाहते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग में, कम्युनिकेशन में, उसके लिए हमको एक ज़रूरत होगी कि सभी लोगों को मिलने जैसा एक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस लेके आए। तो उस समय उन्होंने क्या किया, अमेरिका के नासा के साथ बातचीत करके उनका एक नया उपग्रह तैयार हो रहा था उस समय, उसको एडवांस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट कहते हैं, ATSF। उसका हिंदुस्तान के ऊपर लेके आए और एक साल तक 1975 में इसरो ने ऐसा काम किया, पृथ्वी में पहली बार एक डेवलपिंग कंट्री एक बाह्याकाश तंत्रज्ञान का इस्तेमाल करके हमारा करीब 2400 विलेजेस जो है वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का एग्जाम्पल बताया। ये कैसे किया, आज आप सब घर पे जब टीवी देखना चाहते हैं, रूफ टॉप में एक 1/4 मीटर एंटेना होता है, एक छोटा सा एंटेना होता है और एक सेट टॉप बॉक्स होता है। इसके जरिए आप प्रोग्राम देख सकते हैं। समझिए इसका शुरुआत, ये टेक्नोलॉजी डायरेक्ट टू होम के जगह डायरेक्ट टू कम्युनिटी टेलीविजन 1975 में हिंदुस्तान में सिर्फ पहली बार करके दिखाया। उसके लिए अमेरिका का ये उपग्रह लेके आया और हिंदुस्तान में इतना रैक जितना एक फ्रंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप किया और हमारा ही ECIL का ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन यूज करके ये 2400 ग्रामों पे एक प्रोग्राम दिखाया। और अगर आप उस समय जो दिल्ली में आडಳಿत कर रहे हैं उनको ये बताएंगे, आप जो कह रहे हैं इस वक्त ये पूरा देश सुन सकता है, तो आपको अवगत होगा ये प्रोजेक्ट अप्रूव कराने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि उस समय सिर्फ 4 मेट्रोस में ब्रॉडकास्टिंग देखने का मौका था, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास। दूसरा किसी भी जगह में ये प्रोग्राम देखने का मौका नहीं था। उस समय इसरो ने ये काम करके सरकार को अवगत कराया कि हिंदुस्तान में अगर शीघ्र गति से सब लोगों को माहिती पहुंचाना है और अलग अलग कम्युनिकेशन को उनको पहुंचाना है, तो ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके जरिए ही हो सकता है। क्योंकि उस समय वो उपग्रह जो अमेरिका ने बनाया था उस समय का अति आधुनिक उपग्रह था, उसमें भी एक बहुत बड़ा एंटेना था वो सैटेलाइट में। वो सैटेलाइट का लाइफ था सिर्फ 2 साल। वो 2 साल का लाइफ में वो तैयार हो गए थे हमको 1 साल के लिए इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ये जो प्रयोग हुआ डायरेक्ट टू कम्युनिटी टेलीविजन, वो आगे जाके डायरेक्ट टू होम टेलीविजन का एग्जाम्पल बना और कमर्शियली उनका जो कंपनीज थे वो एडवांटेज लिया। मगर हमारे लिए विक्रम साराभाई का सोच क्या था, हिंदुस्तान में जब हम अपना देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये जो बाह्याकाश का तंत्रज्ञान इस्तेमाल करके हम सबको माहिती दे सकते हैं। उस समय अगर पर्याय मैकेनिज्म क्या था ऐसे सोचेंगे, तो आप जब कहीं जाते हैं रोड पे एक माइक्रोवेव टावर दिखता है आपको, हर 1 किलोमीटर में एक माइक्रोवेव टावर रखेंगे तो हमारा देश का 3.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में आप सोच सकते हैं कितना टावर्स का जरूरत होगा। और इतना टावर्स को बना के सब जगह पहुंचने के लिए कितना दिक्कत हो सकता था। मगर शीघ्र गति से ये जो बाह्याकाश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जब ये प्रोग्राम करके दिखाया, हिंदुस्तान में 80 के दशक से ये बदलाव हो गया। और उससे पहले अगर कोई भी अपना घर पे कोई अच्छा मौका आया, किसी का बर्थ हुआ, किसी का कुछ अच्छा मैसेज देने का जरूरत था, तो उस समय क्या था परिस्थिति, आपको एक सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में जाना पड़ता था, वहाँ पे एक पर्सन टू पर्सन कॉल बुक करके वेट करना पड़ता था। अगर उस दिन आपका लक अच्छा था तो कनेक्शन मिलता था। मगर आज आपके पास आपके हाथ में एक छोटा सा गैजेट है, ये गैजेट के जरिए पूरा विश्व में इस क्षण क्या हो रहा है वो देखने का मौका मिल रहा है आपको। मगर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल इसलिए हुआ कि बाह्याकाश तंत्रज्ञान से जो उपग्रह को भूस्थिर कक्षा में रखेंगे और उसका एक नेटवर्क बना के पूरा दुनिया को मिला सकते हैं।
और इसी तरफ एक कार्य किया उन्होंने साराभाई ने। जैसे आप जानते हैं बहुत सारे आगे तंत्रज्ञान में आपको इम्प्रूव करना है तो डू इट योरसेल्फ किट आपने सुना होगा, ये अटल टिंकरिंग लैब्स का होगा या कोई भी डू इट योरसेल्फ किट जिसमें आप ले आके अपने प्रयत्न से कुछ सीखते हैं। उस समय डॉक्टर साराभाई ने क्या किया, अपना दोस्त लोग जो थे जर्मनी, अमेरिका, रशिया, फ्रांस में, उनको ये ऐसे समझाया कि हिंदुस्तान में तुम्बा जो त्रिवेंद्रम के पास है वो एक अनोखा जगह है। ये जियोमैग्नेटिक इक्वेटर है वहाँ पे अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च करेंगे तो पूरा दुनिया का साइंटिफिक कम्युनिटी को फायदा हो सकता है। इस जरिए साउंडिंग रॉकेट्स को किट मादरी पे लेके आए और बहुत सारे बार आपने पिक्चर्स में देखे होंगे, एक डिलैपिडेटेड चर्च का फोटो है, वो चर्च में पहली बार ये रॉकेट को असेंबल करवाया और वहाँ पे लॉन्च करने का कोशिश किया। एक लॉन्च करने के लिए वहाँ पे जो मछली पकड़ने वाले थे, मछुआरों को समझाना पड़ा कि आप लोग इस वक्त हमको ये काम करने के लिए मौका दे, आगे एक दिन हिंदुस्तान को इससे बहुत फायदा होगा। जैसे उन्होंने उनको समझाया था ये काम करने के लिए, वहाँ पे वो जो चर्च का पादरी थे बर्नन बेरेरा, उनका सहाय लेके वो मछुआरों को समझाया था। इसको कार्य रूप लाने के जरिए 1999 से इसरो ने क्या किया, बाह्याकाश में घूमते हुए ये जो उपग्रह से समुद्र का पानी का कलर देख के, वो कलर से क्लोरोफिल किधर है, क्लोरोफिल से मछली का जो फूड चेन है उसको पता करके समुद्र में कहाँ जाएंगे मछुआरे, उनको मछली पकड़ने के लिए साध्य हो सकता है या अवकाश मिल सकता है। ये माहिती देने का जो प्रयत्न किया 1999 से हैदराबाद में एक सेंटर है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके जरिए हमारे लाखों मछुआरों को ये माहिती देने का कार्य चालू किया। सिर्फ ये कार्य से हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष करीब 10,000 से 15,000 करोड़ का बचत होती है, क्योंकि मछुआरों को कहाँ पे मछली मिलता है उसका नाप मिलता है और उनको पेट्रोल और डीजल एक्स्ट्रा खर्च करने का अवसर नहीं होता है और इससे ये जो फायदा होता है। इसी तरह बाह्याकाश तंत्रज्ञान से, जैसे मैंने बताया, आपका भूस्थिर कक्ष से पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के आसपास 1/3 ऑफ द ग्लोब ये उपग्रह से देख सकते हैं। उससे ये जो क्लाउड पिक्चर्स देख के हर 15 मिनट में, हर आधा घंटे में आप अगर पिक्चर लेते जाएंगे, आप क्लाउड मोशन का पता कर सकते हैं। उसके जरिए बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स मेजर करके साइक्लोन कौन सी जगह पे कहाँ पे कब आएगा, ये माहिती निकालने का ये जो क्षमता है ये भी हासिल किया। इसके जरिए हमारे करीब 11,500 किलोमीटर लंबा जो करावली प्रदेश है, ये प्रदेश में कौन से समय में साइक्लोन आएगा, ये हफ्ते पहले करीब 4-5 दिन 7 दिन पहले कौन से जगह पे आएगा, कौन से टाइम पे आएगा, ये बताने का जो क्षमता है। इसके जरिए पहले के समय में जो ये सुपर साइक्लोन्स आते थे, उस समय हजारों लोग अपना जीवन खो बैठते थे, मगर अभी ये माहिती पहले से देने के कारण अपना डिजास्टर रिलीफ एजेंसी के लोग वहां जाके लोगों को इवैक्यूएट करके उनको जीव बचा पा रहे हैं। इसीलिए पिछले का दशक में सुपर साइक्लोन आते वक्त केवल सिंगल डिजिट्स में डेथ हो रहा है। तो आपको ये देख के आपको ये पता चलेगा कि बाह्याकाश तंत्रज्ञान जो है, जो बाकी देशों ने सिर्फ मिलिट्री पर्पसेस के लिए चालू किया, सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो ये बाह्याकाश तंत्रज्ञान को नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए चालू किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का सोच ऐसा था, एक ऐसा अनोखा कैपेबिलिटी जो क्षमता मानव को मिल रहा है बाह्याकाश तंत्रज्ञान, ये तंत्रज्ञान का इस्तेमाल करके हमारे जैसे
इंडिपेंडेंस मिल के सिर्फ 10 वर्ष हुआ था, उस समय ऐसा सोच लेके हंत से हम ये तंत्रज्ञान का उपयोग करते आज कहाँ तक पहुँच गए आपने देखा है। जैसे पहले बताया 104 उपग्रह एक साथ लॉन्च किया, और उसी तरह 2008 में जब हिंदुस्तान ने चंद्रमा पे एक उपग्रह भेजा चंद्रयान 1, उसमें भी आप एक देख सकते हैं, जैसे मैं पहले कह रहा था आपको, अमेरिका और रशिया को ये जो कंपटीशन चल रहा था, उस समय जब अमेरिका को लगा हम पीछे पड़ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि 60 के दशक के अंत तक हम मानव को चंद्रमा पे उतारेंगे। तो आपने सुना भी होगा कि कैनेडी का जो भाषण था, और उन्होंने इतना सारा अपना स्पेंडिंग वगैरह करके चंद्रमा पे मानव को उतारा। 2008 में जब हम अपना चंद्रमा पे पहला उपग्रह भेजा, उस समय तक मानव ने चंद्रमा पे अपना पाँव रखा था। बहुत सारे उपकरण चंद्रमा पे चले भी थे, फिर भी ये चंद्रयान 1 का क्या गहराई का जो शोध किया, ये उसमें ऐसा है कि पहली बार दुनिया में किसी को ये अवगत हुआ चंद्रमा पे पानी का जो अवेलेबिलिटी है, पानी का कण जो कैसे बनता है, उसको दिखाने वाला पहला उपग्रह हमारा चंद्रयान 1 बना। ये सोच भी मिल सकता है कि विज्ञान और तंत्रज्ञान क्षेत्र में कभी भी आपको ऐसे सोचने का जरूरत नहीं है जो भी करने का है वो सब कर चुके हैं, हम पीछे हैं। आप कभी भी आपको अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। उसका एक पहला उदाहरण था चंद्रयान 1 का, जब हमने उस समय ये जो उपग्रह भेजा, वो उपग्रह से चंद्रमा पे पानी जैसे बनता है, पानी का होने का माहिती पहली बार निकाला। इसी तरह चंद्रयान 1 में हमारा एक उपकरण ऐसा भी था कि उसको मून इम्पैक्ट प्रोब कहते हैं। उसको भी हमारा जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उनके कहने पर एक उपकरण ऐसे रखे थे उस पे, उसको अनकंट्रोल तरीके से चंद्रमा पे जाके उतारा उसने, और जिस जगह पे वो गया उसको हम जवाहर स्थल का नाम दिया है। मगर हमारा आगे का लक्ष्य था चंद्रयान 2 बनाते समय ये जो एक वस्तु को धीरे धीरे चंद्रमा पे उतारे और वहां पे रोवर जैसा काम करे, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 2 में हमारा ये प्रयत्न था। मगर कोई भी काम आप पहली बार कर रहे हो, आगे कर रहे हो, उस समय आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपकी जो क्षमता है और आपकी जो ज्ञान है उसके सीमित आप काम करेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको जो अभी अवगत है, आपका जो क्षमता है, आपका जो ज्ञान है, उसी के अंदर काम करेंगे तो आपको सक्सेस तो 100% मिल सकता है, मगर आप दूसरों से आगे जा सकते हैं क्या? मगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपका अभी का जो क्षमता है, अभी का जो नॉलेज है, उससे बाहर जाके कुछ कोशिश करने का जरूरत पड़ती है। तो इसी तरफ जब हमने पहली बार एक उपकरण को उसके ऊपर उतारना चाहा, तो उसके लिए हमको एक नया इंजन का आविष्कार करना पड़ा। वो इंजन का काम ऐसा था, उस समय तक जो भी इंजन हमने बनाए थे उसका काम ऐसा था कि एक बार चालू किया वो फिक्स्ड फोर्स देगा, थ्रस्ट देगा, जब तक उसमें फ्यूल है उस तक बर्न करेगा, मगर उसका जो थ्रस्ट जो बोलते हैं, फोर्स जो जनरेट करता है, वो एक ही लेवल पे होता है। मगर जब हम कोई भी प्लैनेट पे उतरना चाहेंगे उस समय हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कॉम्पेंसेट करके उतर रहे हैं। जैसे भी हम फ्यूल स्पेंड करेंगे वो जो ऑब्जेक्ट का मास है वो कम होता जाएगा, और फिक्स्ड फोर्स है तो जो थ्रस्ट के वजह से वो एक्टिविटी, उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। मास घट रहा है तो इसलिए एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो हमको ऐसा जरूरत था वो इंजन में थ्रस्ट को वेरिएबल, जैसे आप एक्सेलरेट करते हैं कार में, स्कूटर में एक्सेलरेट डिसेलरेट करते हैं, इसी तरह एक इंजन में पहली बार थ्रॉटलिंग कैपेबिलिटी डालना था। उस
थ्रॉटलिंग वाला नया इंजन बनाया। जब भी हम कुछ नया बनाने का कोशिश करते हैं तो, और दूसरा हमारे पास जो रॉकेट था उसका जो मास कैरी करना क्षमता है वो भी लिमिटेड था। उस लिमिटेशन के अंदर हम ये करना चाहते थे। ये भी आप अगर सोचेंगे, आप कोई भी कार्य करेंगे, आज का जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी का क्षेत्र में आप अपने आप को एक जगह रखना चाहते हैं तो भी आपको दौड़ना पड़ता है। अगर एक ही जगह आप रुकेंगे तो पीछे बहुत सारे लोग आपसे आगे चले जाएंगे। तो इसी तरह जैसे हमने अपना कार्य क्षमता बढ़ाते गए, रॉकेट का उड़ान करने का और उपग्रह को बना के उपग्रह से माहिती लेने का, इसी को जैसे मैंने कहा भूस्थिर कक्षा 36,000 किलोमीटर होता है, मगर चंद्रमा हमसे 3,80,000 किलोमीटर दूर है। मतलब करीब 10 गुना ज्यादा डिस्टेंस में जाना है और उसके बाद वहां जाने के बाद उसका भ्रमण करवा के उस पे धीरे धीरे उतारना है। ये सब करने के लिए हमारा जो क्षमता था उससे आगे कोशिश कर रहे थे। ये जैसे इस तरह का प्रयास करते वक्त आपको अवगत हो सकता है कि जो नया काम करने का कोशिश कर रहे हैं उस समय व्हाट इज गारंटीड इज नॉट सक्सेस, व्हाट इज गारंटीड इज फेलियर। क्योंकि आप अपने आप को आपका अभी का जो क्षमता है उससे आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो इस तरफ कुछ न्यूनताएं आई, मगर उससे जो हमने सीखा उससे 2023 में अगस्त 23 तारीख को जब हिंदुस्तान में चंद्रमा का साउथ पोल के नजदीक एक उपकरण को उतारा, आप सबने देखा ही होगा। उस समय पूरा दुनिया भारत की तरफ देख रहा था और उस समय आपको ये भी पता होगा रशिया वाले भी उसके कुछ दिन पहले हमसे पहले वहां उतारने के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर वो भी नाकाम हुए। और उसके बाद जापान के, अमेरिका के। मगर कहने का मतलब ये है कि ये काफी कठिन काम था, मगर फिर भी इसको हमने हासिल करवाया। इसी तरह जब मार्स मिशन का 2014 में जब सितंबर 24 को हमने मार्स का भ्रमण करवाया अपना उपग्रह का, वो उपग्रह का काम कैसा था अगर सोचेंगे, नवंबर 5, 2013 उस समय ये उपग्रह को हम श्रीहरिकोटा से छोड़ा था। ये उपग्रह का काम क्या था, करीब 10 महीना बाह्याकाश में चलना। उस समय 10 महीने का जर्नी करके करीब करीब 600 मिलियन किलोमीटर या 60 करोड़ किलोमीटर दूर चलना। उसके बाद एक निर्दिष्ट समय पे वो मार्स से एक 50 किलोमीटर का क्यूब आप इमेजिन करें। 2014 को और सितंबर 24 मॉर्निंग 7:30 AM उस सेकंड में हमारा उपग्रह वो क्यूब के अंदर होना चाहिए था। अगर उस समय वो वहां नहीं होता है तो हमको मार्स के ऑर्बिट में रखने का मौका नहीं मिलता था। तो इसमें भी क्या क्या कठिनाई आ सकती थी। एक तो सूर्य का किरण जब कोई भी वस्तु पे पड़ता है तो उससे भी एक फोर्स जनरेट होता है। वो फोर्स कितना कम होता है, एक पेपर लेके आप थोड़ा हवा आपका मुंह से निकालिए, उसमें जितना फोर्स होगा उतना फोर्स है। मगर 10 महीने तक का चलने के समय पे सूर्य का किरण ये जो उपग्रह पे पड़ता है वो भी ये उपग्रह को हजारों लाखों किलोमीटर दूर ले जा सकता है। मगर हमको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और पृथ्वी से अगर कोई सिग्नल हम भेजेंगे, जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का चलने का क्षमता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उस स्पीड में जब आप एक कमांड देते हैं कंट्रोल सेंटर से, ये सिग्नल वो सैटेलाइट को पहुंचने में करीब 12-13 मिनट लगती है। और उसके बाद वो सिग्नल पहुंचने के बाद वो काम करेगा, मैं काम किया, ये वापस वो भेजेगा हमको और 12-13 मिनट, करीब करीब आधा घंटे के बाद हमको माहिती मिलती है। आप लोगों में बहुत सारे लोग जब कंप्यूटर या लैपटॉप चालू करते हैं तो कभी कभी इट टेक्स फ्यू हंड्रेड्स ऑफ मिली सेकेंड्स एक्स्ट्रा। आपको ऐसा लगता है मेरा सिस्टम बहुत स्लो है, आई वांट अ फास्टर सिस्टम। आप ये सोचिए उस समय जो कंट्रोल सेंटर में बैठा हुए लोग, आपने कमांड भेजा है, वो क्या हो रहा है, हुआ नहीं हुआ, वो इंतजार कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है
कि आप जो करते हैं उसका तुरंत उसमें प्रक्रिया नहीं होगा। अगर ऐसे सिचुएशन में आपको वही उपग्रह में बहुत सारे इंटेलिजेंस भी डालना पड़ता है, क्योंकि करीब करीब आधा घंटे में बहुत सारे काम हो जा सकता है। अगर काम ठीक से नहीं कर रहा है तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते ग्राउंड से। तो इसलिए उसी में बहुत सारे ऐसे माहिती उसके अंदर रखना पड़ेगा। जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, ये उपग्रह में भी बहुत सारे इंटेलिजेंस को उसके अंदर स्टोर करके पहले से वो सब कमांड उसमें रख के, जैसे भी उसका जो प्रॉब्लम्स आएगा, जो भी दिक्कतें आएंगी, वो दिक्कतों को कैसे निपटाने का, ये सब काम उसी के अंदर स्टोर करने का प्रावधान करके वो काम किया था। इसी तरह जब ये 2014 में ये काम हुआ, पूरा दुनिया भारत की तरफ देखा, ये कैसे भारत कैसे कर रहा है, क्योंकि उस समय भारत पहली बार कोई भी देश अपना पहला प्रयत्न में मार्स का भ्रमण करने का क्षमता हासिल किया। उस समय तक दूसरे लोगों ने जो ट्राई किया था करीब 10 बार 12 बार ऐसा हुआ था। तो ये भी एक आपको दिखाता है, अगर आप दूसरों का गलती से भी सीख सकते हैं तो आप आगे जा सकते हैं। अगर मानव का यही है, आप जो भी करते हैं गलतियां तो होती है, मगर सब अपना गलतियों से ही हम अपने को सुधारने जाएंगे, शायद एक लाइफ टाइम काफी नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर आप दूसरों का गलती देख के सुधारने का क्षमता सीखेंगे तो आपको स्मार्ट बता सकते हैं। नहीं तो आपको पता है, आपका खुद का गलती को भी अगर हम नहीं निपटाएंगे तो हमको क्या कह पाएंगे लोग। तो ऐसे जैसे कहा मैंने, अपना जो बाह्याकाश तंत्रज्ञान का काम चालू किया, हम अपने को स्वातंत्र मिलके 10 साल के बाद हम उस समय अपना आर्थिक स्थिति क्या था आप सोच ही सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस थे वो रिसोर्सेस को सब यहाँ से ले जाया गया था और दूसरे जगह पे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था उसको इस्तेमाल करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के हमको ही बेच के फिर उनको फायदा मिला। तो उस समय से हंत से आज हम चौथा अग्रणी देश बना है इकोनॉमिक स्टेज में। और अभी देश क्या सोच रहा है, पृथ्वी बाह्याकाश क्षेत्र में भी अपने क्षमता को बढ़ाने का जरूरत है। क्यों जरूरत है? सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमको, जैसे मैंने कहा, हिंदुस्तान में जो ब्रॉडकास्टिंग का, कम्युनिकेशन का और वेदर मॉनिटरिंग का और जीपीएस का सुविधा है। और उसमें एक और कहना भूल गया था मैं, जैसे मछुआरे को आज हम अपना नाविक के हिसाब से क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा बैटरी ऑपरेटेड गैजेट को नाविक जो मछुआरे का नाविक में उसका बोट में फिट करते हैं। जब वो समुद्र में है उस समय कोई भी टेरेस्ट्रियल टावर उसको पहुंचता नहीं है, फिर भी उसके हाथ में जो एक मोबाइल है, वो मोबाइल एक बैटरी ऑपरेटेड गैजेट से बात करती है और अपना नाविक उपग्रह से अपने आप को कहाँ है ये पता करता है। जैसे जीपीएस का मैकेनिज्म उसी तरह अपना नाविक मैकेनिज्म्स में। और दूसरा, कहाँ पे मछली मिलेगा उसका भी प्रोस्पेक्टिव फिशिंग जोन जो बोलते हैं, वो माहिती भी उसको मिलता है। और ये मोबाइल में एक ऐप है जिसके जरिए उसको वीडियो कंपास के मुताबिक उसको दिखाता है कहाँ जाना है मछली पकड़ने के लिए। और उसके अलावा आने वाले दिनों में अगर हवामान विपरीत होने वाला है और सी स्टेट रफनेस बहुत ज्यादा होने वाला है, ये सब माहिती उसको अपना मोबाइल में अपना मातृभाषा में देती है। और दूसरा, आपने कई बार देखा होगा अपने नाइबरिंग स्टेट्स कंट्रीज जो है बहुत सारे मछुआरों को पकड़ते हैं जब उनका इंटरनेशनल वाटर्स में जाते हैं, उसके लिए भी ये उनको चेतावनी देती है, आप इंटरनेशनल बाउंड्री पहुंच रहे हैं, अपने आप को संभालिए। मगर जैसे आप जानते हैं बहुत सारे बार वो जानते हुए जाएंगे मगर उसका अलग रीजन होगा, बट हमको चेतावनी देने का काम हमारा काम है। तो इसमें भी आप क्या देख सकते हैं, एक व्यक्ति पढ़ना सीखना नहीं सीखा है तो भी एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ अ रॉकेट टेकिंग अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट
and through that providing information to him in his mother tongue. तो उसका दैनंदिन जीवन चलाने के लिए कैसे ये माहिती देता है। और हमारे पास आजकल बहुत सारे ऐसे उपग्रह हैं जिससे ये एग्रीकल्चर एरिया में कौन से जगह पे अगर बोरवेल ड्रिल करेंगे तो पानी मिलेगा, और बहुत सारे क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग से पहले क्या यील्ड हो सकता है, और अपने बहुत सारे फ्रेंडली नाइबर्स है जिसके जरिए हमको ये भी माहिती कलेक्ट करने का जरूरत पड़ेगा बॉर्डर के बाद क्या हो रहा है। ये सब बाह्याकाश क्षेत्र में जो अपना क्षमता है उसके जरिए अभी हो रहा है। मगर इससे आगे भी क्या सोच रहा है सरकार, तो हिंदुस्तान का अगर आर्थिक परिस्थिति और बढ़ना है, अगर 2047 तक हम 100 साल कंप्लीट करने से पहले अपने आप को और आगे ले जाना चाहते हैं, तो कहाँ जब पहुँचना चाहेंगे हम? ऑब्वियसली हम ऐसे जगह पहुँचना चाहेंगे जब दूसरे लोग हमारे ऊपर कंट्रोल करें या उनका दबदबा रखे, ऐसे तो नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमारी क्षमता बढ़ाने का जरूरत है। लोग आपको तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब आपके पास क्षमता होती है। दे recognize you for your demonstrated capability, not for your claimed capability. इस तरफ जब देखेंगे, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको। जैसे मैंने बताया 1975 में हिंदुस्तान ने अमेरिका का उपग्रह का बोरो करके हिंदुस्तान के ऊपर लेके आया और 1 साल तक उसका इस्तेमाल किया। लास्ट ईयर जुलाई 30 को हमने एक ऐसा उपग्रह का उड़ान किया, उसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये आज तक का पूरा दुनिया में बहुत कॉस्टली उपग्रह है। कॉस्ट के से भी ज्यादा बहुत उन्नत तकनीक का उपग्रह है, जिसके जरिए पूरा पृथ्वी का ऐसा माहिती मिलता है हर 12 दिन में 2 बार। पृथ्वी के ऊपर जो भी प्रक्रिया हो रहा है इसके बारे में बहुत सारे माहिती इकट्ठा कर सकता है। ये जो उसका एडवांस रडार टेक्नोलॉजी है, ये जो सैटेलाइट है इसको अमेरिका और हिंदुस्तान ने साथ में मिलकर काम किया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए कोलैबोरेटिव वर्क। इसका कॉस्ट था करीब $1.5 बिलियन। इसका सिर्फ 10% हमने स्पेंड किया, बाकी अमेरिका ने स्पेंड किया। जब आप सोच सकते हैं अमेरिका ने इतना ज्यादा पैसा स्पेंड करके हमारा उपग्रह के उसमें फिट करके हमारा लॉन्चर में उसको लॉन्च करने के लिए अग्री किए, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है उनको हमारे क्षमता के ऊपर भरोसा है। इसी तरह 50 साल पहले हमने काम किया था, उस समय हम उनका सहाय लेके काम किया था। मगर इसी तरह लास्ट ईयर दिसंबर में भी अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी ब्लूबर्ड कंपनी, उसमें एक 6000 किलोग्राम का एक सैटेलाइट था। उसमें एक एंटेना ऐसा है 60 by 40 साइट, आप इमेजिन करेंगे 2400 स्क्वायर फीट का एंटेना है। उतना बड़ा एंटेना को वो उपग्रह में फोल्डेड था, उसको हमने लॉन्च किया। उसका मतलब क्या हुआ? बोथ अमेरिका एज ए country and the private entity, both government and the private entity is ready to accept the capability that India had built. इंडिया का क्षमता के ऊपर उनको भरोसा था। ये भरोसा कैसे हुआ? जैसे मैंने बताया, हम से अपना ही जो उपग्रह बनाए, अपना ही उड़ान के क्षेत्र में भी जब एक सुपर पावर तैयार था क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने के लिए, मगर दूसरा सुपर पावर ने उसको बाधा डाल के स्टॉप किया। मगर उसके जरिए हमको ये मौका मिला कि हम अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप किया और उसको यूज करके अभी कुछ ही 1-2 साल में हम अपना ही मानव को पृथ्वी का भ्रमण करवाएंगे और 2035 तक अपना ही एक स्पेस स्टेशन होगा और 2040 तक हम हिंदुस्तान के लोगों को, ये एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पे ले जाके वहाँ पे उतार के फिर वापस ले आने का ये जो प्लान बनाया है सरकार ने, ये सब तय किया। मगर ये सब का जरूरत इसलिए है कि
बाह्याकाश अभी फोर्थ फ्रंटियर जाना जाता है। जैसे पहले लैंड, ओशन, एयर स्पेस, अभी बाह्याकाश में जिसके पास ज्यादा क्षमता है वो डोमिनेट करेगा। जैसे आपको पता ही है कि ह्यूमन नेचर इज ऑलवेज जिसके पास जिसका डंडा उसका भय से तो जानते ही हैं। तो जिसके पास क्षमता है वो क्लब्स में, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी आपने देखा होगा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हमने अपना जो एटॉमिक बॉम्ब को एक्सप्लोड नहीं किया, इसके वजह से पीछे रह गए। इसी तरह स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हिंदुस्तान को पीछे न रहना चाहिए। इसी वजह से सरकार ने भी मानव मैन इन स्पेस इज ए कैपेबिलिटी विच इज वेरी एसेंशियल, इसी के जरिए ये काम चल रहा है। मगर ये सब कहने में मेरा सिर्फ आपको दो मुख्य उद्देश्य है। एक जो है, हमारा देश जो था बहुत सालों तक दूसरों का जो कंट्रोल में था, उसके समय में क्या हुआ, जैसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड अगर आप देखेंगे, उस समय यहाँ का जो फिजिकल रिसोर्सेस थे, कॉटन होगा, आयरन ओर होगा, बहुत सारे ओर्स थे, ये सब यहाँ से ले जाके बाहर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस समय में भी कॉटन मिल्स और स्टील मिल्स, ऐसे बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर एस्टेब्लिश किया था, उसका इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाया और वापस यहाँ पे ले आके हमको ही बेच के दोनों तरफ उनको फायदा मिला। मगर आज हम अपना स्वातंत्र लेके 75 साल से ज्यादा हो गया और हमने चंद्रमा पे लैंड भी किया और कोविड को भी निपटा और अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैंकिंग सिस्टम का बैकबोन भी एक तरीके से तोड़ा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम का जो कंट्रोल था उसको भी अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने डिजिटल स्टैक बना के कुछ फायदा पहुंचाया आम लोगों को। मगर अगर मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं कि उस समय जो हुआ, यहाँ का जो रॉ मटेरियल थे देश से बाहर गया, बाहर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किए थे लोग, वो लोगों ने इसका इस्तेमाल करके फिनिश प्रोडक्ट्स बना के हमको ही बेच के फिर उनका फायदा उठाया। ये भी परिस्थिति आज भी है क्या? अगर ऐसे एक प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप क्या उत्तर दे सकते हैं उसके बारे में? इसके बारे में सोचिए, मगर मैं मेरा वर्जन बता के आपको इसमें छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर का करने का इच्छा है, मगर कितना टाइम है आपके पास मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं अपना जो सोच है वो बता देता हूँ आपको। उस समय जो रॉ मटेरियल यहाँ से गया था, उसका इक्विवेलेंट आज ये है अपने लोगों का इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, both those who stayed in the country and those who went out of the country. This is the new raw material, जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया है। जैसे एआई की बात चल रही थी, बहुत सारे सोशल मीडिया की, ये सब आप जानते ही हैं किसके कंट्रोल में है। और इवन फिनिश प्रोडक्ट्स को भी सब आपके हाथ में जो गैजेट है, एक गैजेट को इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल किया जा रहा है। आप में कितने सारे लोग इसको समझते हैं ये मुझे नहीं पता। आपका सोच को बदल रहे हैं और आपके अंदर एस्पिरेशन डाले जा रहे हैं। आपको पता होगा नहीं होगा ये भी नहीं पता, मगर पहले के समय में जो कॉलोनाइजेशन था वो एक तरह से फिजिकल कॉलोनाइजेशन था। वो आर्मी ले आके हमको कंट्रोल कर रहे थे, मगर उसका जरूरत है कि आज आपके गैजेट में कुछ आइडियाज आपको पहुंचाएं तो आप उसके बारे में उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसके बारे में मैं 2 किताबों को आपको बताने का और आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। एक है आर्ट ऑफ बिटफुलनेस, दिस इज रिटन बाय नंदन नीलकेनी एंड तनिक भोजवानी। नंदन नीलकेनी प्रॉब्ली और फेमिलियर, इन्फोसिस का को-फाउंडर था और UAIDA वगैरह में बहुत सारे काम किए। उन्होंने एक किताब लिखा है आर्ट ऑफ बिटफुलनेस, दैट बिट इज किलोबिट्स मेगाबिट्स। उसमें भी बहुत सारे जैसे इंटरनेट के बारे में और मोबाइल के बारे में, वो गैजेट का, एक गैजेट जो है आपके हाथ में जो है, आपको अगर एक प्रश्न पूछा जाए, क्या आप ऐसे सोचते हैं कि
आम आदमी मोबाइल को अभी जो इस्तेमाल कर रहा है उसी तरफ इस्तेमाल करेगा अगर हर एक सर्विस को उसको पे करना पड़ता था. If we had to pay for all the services he's getting in that mobile, would he have used the mobile the way he is using? अगर एक प्रश्न में आपको आंसर मिलता है नो, और आपको ये भी पता है there is no free lunch in this world. इस दुनिया में कोई भी आपको फ्री लंच देने वाला नहीं है. ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो आपको समझने का जरूरत पड़ेगा क्यों ये सब आपको परोसा जा रहा है. क्योंकि इसके जरिए आपको जानने का मौका मिलता है. आपको जानने के बाद आपसे किस चीज को हम बेच सकते हैं, आपको एडवर्टाइज कर सकते हैं. अभी इतना कहते हैं कि even before a person realizes hormonal changes taking place within you, this gadget can find out. मानव का हार्मोनल चेंजेस होने का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को अपने आप से पहले ये गैजेट निकाल सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये इंटेलिजेंस का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि ये सब के लिए भी हमको अल्टरनेटिव ढूंढने का जरूरत है. एक तरफ से ये दूसरा टाइप का कॉलोनाइजेशन है. अगर हम इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं, हम उसका पर्याय ढूंढेंगे नहीं, it is only a matter of time before another type of colonization which is much more sophisticated, much more deep rooted than what हमने जो एक्सपीरियंस किया 100 साल पहले या उससे पहले, ये हो सकता है. ये अगर नहीं होना है तो हम अपने आप को तैयार करने का जरूरत है. इसलिए मैंने क्या कहने का प्रयत्न किया, हिंदुस्तान में इसरो ने एक नया टेक्नोलॉजी जो आया है, मानव को एक नया टेक्नोलॉजी का क्षमता हासिल हुआ, वो क्षमता को इस्तेमाल करके अपने देश को कैसे आगे बढ़ाने का, कैसे टेक्नोलॉजी में ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन, माहिती देने का और प्लानिंग के लिए, रिसोर्स प्लानिंग के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, और आने वाले दिनों में आप भी दूसरों के साथ एक कॉमन टेबल पे बैठ सकते हैं. उसके लिए जो क्षमता चाहिए वो क्षमता अगर आप हासिल करेंगे तभी लोग आपको मानेंगे. इसी तरह ये जो आज का जो ये जो नया वर्जन आया आपका AI अचिंत्य 4.0, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप मुझे 5 मिनट देंगे तो मैं कुछ और बता के इसको छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि है 5 मिनट. आप सब लोग जो है, जैसे मेरा भी जो बाह्याकाश में एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोरर, वी कैन कंसिडर ऑल ऑफ आवरसेल्व्स एज एक्सप्लोरर्स इन दिस यूनिवर्स. हम इस दुनिया को शोध कर रहे हैं. अगर इफ वी आर एक्सप्लोरिंग, वी नीड टू नो व्हाट इज अवेलेबल टू अस फॉर एक्सप्लोरिंग. मानव के बारे में सोचेंगे, आजकल एक रोबोट के बारे में अगर देखेंगे, रोबोट क्या है? मेरे हिसाब से रोबोट एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास कुछ इनपुट्स लेने के लिए सेंसर्स है, काम कराने के लिए कुछ एक्चुएटर्स है, एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर को एक्चुएटर पे कमांड देने के लिए एक मेमोरी में कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखे हैं, और दूसरा कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे डिफॉल्ट सेटिंग्स बोल सकते हैं, उसके लिए एक और मेमोरी में माहिती है. जैसे आप मोबाइल शॉप से लेके आएंगे तो उसके अंदर कुछ फैक्ट्री सेटिंग के हिसाब से वो अपने आप काम करता रहेगा. अगर उसका काम बढ़ाना चाहते हैं, आप उसके अंदर जाके कुछ सेटिंग्स बदलेंगे तो वो मोबाइल आपको ज्यादा काम दे सकता है. मतलब ये रोबोट में 5 चीजें हैं: सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कंट्रोलर, एक मेमोरी जिसका इंस्ट्रक्शंस लेके कंट्रोलर बाहर का काम कर सकता है, दूसरा मेमोरी में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, स्पेल सेफ बोलते हैं हम इसको, वो सब उसके जैसा इंस्ट्रक्शंस है. अगर हम ये 5 चीजों को हमारे मानव के ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में 1-to-1 मैपिंग मिल सकता है क्या? आप इस दुनिया में जो भी माहिती ले रहे हैं वो माहिती आपको कैसे मिलती है?
आपके पास जो 5 ज्ञानेंद्रिय है उसके जरिए आपको मिलती है। सो 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है अगर मैं पूछूंगा तो आप सब बता देंगे मुझे, मगर मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, हम सब में 5 कर्मेंद्रिय है जिसके जरिए हम अपना बाहर का काम करते हैं। ये 5 कर्मेंद्रिय क्या है अगर मैं पूछूं तो कौन बता सकता है क्या क्या है? हमारे पास 5 कर्मेंद्रिय है जिसके जरिए हम मानव अपना बाहर का काम करते हैं। कोई बताना चाहता है? 5 ज्ञानेंद्रिय तो बता देंगे, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। कर्मेंद्रिय के बारे में कोई बता सकता है? somebody wants to lifting hand there. Anybody? Nobody? ठीक है, हम चालू करते हैं। आप कोई भी काम करते हैं तो हाथ का इस्तेमाल करते हैं। So can I say your hands are actuators? उसी तरफ अभी क्या है याद आ सकता है आपको? आपके पास tongue is a sensor, not only voice generation. Hands, legs give you a capability to move around. तो इसी तरफ हमारे पास 5 कर्मेंद्रिय हैं, उसमें 3 आइडेंटिफाई कर चुके हैं। हाथ से काम करते हैं, पाँव से चलते हैं और वॉइस से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरों को जो भी कहना चाहते हैं वो बता सकते हैं। इसी तरफ 2 और कर्मेंद्रिय है जिसके जरिए दिस प्लेटफॉर्म डज एक्सटर्नल वर्क। आई विल लीव इट एज होमवर्क फॉर यू, लेट्स गो अहेड। नाउ कंट्रोलर क्या है? सबको याद आ जाता है, हमारे अंदर कुछ ऐसे चीज है जो हमको चलाता है, तो कंट्रोलर हो गया। और हम उसमें रोबोट में 2 और चीजें बताए। एक मेमोरी में ऐसे इंस्ट्रक्शंस है जिसके जरिए हम अपना काम करते हैं। अगर किसी ने आपको पूछा आपका नाम क्या है तो आपको कंट्रोलर क्या करेगा? ये सेंसर से इनपुट लिया, कहीं से ढूंढा आंसर, वो कहाँ ढूंढेगा? एक मेमोरी में जिसमें आप जब भी पैदा हुए उस समय से अभी तक माहिती स्टोर करते आ रहे, आप जो सीख रहे उसको सब एक जगह स्टोर करते आ रहे, वहां पे आपको सब आंसर मिलेगा। आपका कंट्रोलर सेंसरी इनपुट्स लेके वहां मैच किया, AIML सर्च किया, जैसे नियरेस्ट इक्विवेलेंट को पकड़ा और आपका आंसर मिल गया तो आपको आंसर दे दिया। इसी तरफ देखते 5वां जो चीज बताया हमने, एक मेमोरी ऐसा है जिससे जरिए ये सिस्टम जो है अपने आप को चलाता है, अंदर का काम जो है वो भी करता है। अगर सोचेंगे तो जो दूसरा मेमोरी है उसमें क्या माहिती हो सकता है, जैसे फैक्ट्री सेटिंग बताया मैंने, और we are also products of a production line. We come with some factory setting which is stored in one memory. You can think about it. You don't have to accept what I'm telling. I'm just trying to give you a clue that when we enter this world, we also enter this world with some inputs available to that platform for performing. And then the controller has the task of learning from what is happening around. आपके आसपास जो भी चलता है, जैसे मैं ये पूछूं क्यों लोग यहाँ पे हिंदी सीखेंगे, कर्नाटक में कन्नड़ सीखेंगे, अगर दोनों जर्मनी में हो तो जर्मन सीखेंगे, क्यों? क्योंकि अपना कंट्रोलर सेंसर से माहिती ले रहा है, उसको अपने आप इंटरप्रेट करके अपना वॉइस जनरेशन सिस्टम में वो कमांड जनरेट करके वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरफ आपको चलना सीखेंगे, बहुत सारे चीज। सिर्फ कहने का ये मतलब था हम भी एक रोबोटिक सिस्टम जैसा है, अपने अंदर का जो कंट्रोलर है वो असली इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके अपने आप को चलाता है। और हमारे पास सेंसर्स है, एक्चुएटर्स है, और एक मेमोरी में हमारा जीवन का जो माहिती है उसको स्टोर करते जाते हैं, और दूसरे में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन आ सकता है। मगर इससे मेरा कहने का सिर्फ 2 उद्देश्य है। अगर आप मानव को पृथ्वी पे देखेंगे, हर एक डिजाइन, कोई भी डिजाइन देखेंगे, सेंसर का डिजाइन देखेंगे, उसका भी लिमिटेशन होगा। हमारा आई के देखेंगे, अगर आप खाली दिन में देख सकता है, जब सनलाइट में देख सकता था पहले,
That means it can operate only between 400 and 700 nanometers. But मानव को अवगत हुआ तो दूसरा वेवलेंथ पे भी दूसरे जंतु या other life forms are seeing. So he created infrared camera, then ultraviolet camera, X-rays. जैसे पृथ्वी प्रकृति में जो है उसको देख के वो नया नया टूल बनाते गया, तो अपना जो क्षमता था वो बढ़ाते गया। तो बढ़ाते बढ़ाते पहले पैदल चलने में 1 घंटे में 5-6 किलोमीटर चलते थे, मगर दूसरा जब जानवर को देखा उसको डोमेस्टिकेट करके उसके ऊपर चलना सीखा, पंछियों को उड़ते देख के अभी एयरक्राफ्ट बनाए। ऐसे देखते जाएंगे तो आपको ये अवगत होगा मानव का हमेशा प्रयत्न ये रहा है अपने आप को जो मिला है, सेंसर्स मिले हैं, कंट्रोलर जो मिला है और या एक्चुएटर जो मिला है, उसका क्षमता को बढ़ाने के लिए जो भी टूल्स चाहिए वो टूल्स को प्रकृति में देख के हंत हंत से डेवलप करते आगे आता आता पर अभी बहुत सारे मैकेनिकल सिस्टम्स को बनाया, 100 लोग 1000 लोग काम करने वाला मशीन बन गया, मगर वो मशीन में इंटेलिजेंस किसका डालने का सोच रहा है? आज जो बताया आपने, ये जो एआई है, इज इट एन एफर्ट बाय ह्यूमंस टू क्रिएट सच इंटेलिजेंस आउटसाइड थ्रू गैजेट्स ही हैज बिल्ट? So earlier he brought in simple mechanical calculators, electronic calculators, material design किया, रिसर्च करके आगे चल रहा है। अभी क्लासिकल फिजिक्स गया, क्वांटम फिजिक्स गया, अभी और आगे चलने का कोशिश कर रहे हैं। बट ये सब में हमको देखने का ये है, यू आर द एक्सप्लोरर ऑफ दिस यूनिवर्स। आप अगर एक्सप्लोरर है, अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपके पास 24 घंटा जो चीज है उसके बारे में आप अपने आप के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपको कैसे निपटा पाएंगे अपना जीवन? तो ये है प्रश्न। अगर ये प्रश्न का उत्तर आप सोचने लगेंगे तो हर एक इंडिविजुअल अपने आप का अवेयरनेस बढ़ाएंगे। अगर ये बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास जो 5 इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय, उसके अलावा भी अगर कोई मैकेनिज्म आदमी के अंदर या ह्यूमंस के अंदर है क्या, ये भी प्रश्न अपने आप को पूछिए। आपको जो उत्तर मिलेगा उसको एक्सप्लोर कीजिए। तो मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य था, हमको वी आर द एक्सप्लोरर्स ऑफ दिस यूनिवर्स, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर विथ व्हाटएवर लिमिटेड फीचर्स दैट वी वर एंडोड विथ, वी ट्राई टू एक्सपैंड बाय बिल्डिंग टूल्स। ये निरंतर जारी है, कभी भी ये सोचने का जरूरत नहीं दूसरे लोगों ने हमसे आगे चला गया, बहुत बाकी है। पृथ्वी तो ये दिखा रहा है या प्रकृति तो ये दिखा रहा है कि कम एंड गेट मी, आई एम शोइंग यू व्हाट यू कैन डू, सी इफ यू कैन मेक इट। तो ऐसे मैं बात करते करते आप सबको मेरा प्रणाम और ऑर्गेनाइजर्स को भी मेरा प्रणाम। आप सबको अपने जीवन में ये एक्सप्लोरेटरी जर्नी में बहुत सारे सफलताएं मिले, इसका हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर, आपने अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से आज हमें और हमारे दर्शकों को जो भी कुछ सिखाया, और सिर्फ सिखाया नहीं, इतने रोचक और इतने सहज तरीके से हम तक पहुंचाया। और बहुत अच्छी बात जो आपने बहुत सारी अच्छी बातें बोली, पर जो सबसे अच्छी मुझे लगी कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखने बैठेंगे तो शायद पूरा जीवन कम पड़ जाए। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की गलतियों से भी सीखें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत और अब हम उस मार्गदर्शन की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारे अपने संस्थान से, हमारे अपने अनुभवों से और हमारी अपनी शैक्षणिक यात्रा से जुड़ा है, जिन्हें हम केवल एक पद के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा स्रोत और विद्यार्थियों के सच्चे हितैषी के रूप में भी जानते हैं। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश कुमार श्रीवास्तव जी को
कि वो आए और हमें संबोधित करें। धन्यवाद। आदरणीय कुलपति जी अजित कुमार चतुर्वेदी जी, आज के हमारे चीफ गेस्ट मेहमान हम कह सकते हैं श्री पद्मश्री श्री किरण कुमार जी, ज्ञानेश्वर चौबे जी जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं, जो इस पत्रिका के कर्ता धर्ता हैं। सही हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज कि श्री किरण कुमार जी हम लोग के साथ हैं, बल्कि गर्व भी महसूस हो रहा है कि हम लोग किरण कुमार जी के साथ हैं। आपको हमने कई बार देखा है, कई बार DRL में, इसरो में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो रहते हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि आपसे बात करें। लेकिन ये सौभाग्य है कि आज हम लोग के बीच में, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे हम लोग का जो स्पेस प्रोग्राम है कैसे शुरू हुआ, कैसे श्री विक्रम साराभाई जी ने इसको शुरुआत की, और आज जनमानव के लिए जो सुविधा इसरो से मिल रही है शायद कम एजेंसी से मिल। आज अगर हम सेटेलाइट को उसको अगर हटा दें तो शायद हम लोग कुछ किसी लायक रह नहीं जाएंगे, क्योंकि डिपेंडेंट भी हो गए हैं। चाहे वो मौसम की जानकारी हो, चाहे जैसे आपने बताया कि मछुआरों की जानकारी हो, मछुआरों वाला तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल ये जो हर फील्ड में है, साइंस में भी है, साइंस के बाहर सोशल में तो बहुत ज्यादा है। इवन जैसे जो तूफान आते हैं, सुनामी आती है, और आज के जैसे पहले सही बात है कि पहले अगर आता था तो सैकड़ों लोग जान गंवा देते थे, लेकिन आज के डेट में जिससे बताया आपने कि सिंगल डिजिट में 2-4 लोग ऐसा होता है, पहले से पता चल जाता है, हम वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो ये जो इसरो हम लोग के लिए जो कर रहा है वो बहुत ही बड़ी बात है, और उसका श्रेय जाता है कि सभी वैज्ञानिकों को जो वहाँ स्पेस में वैज्ञानिक हैं। किरण कुमार जी जब थे तो बहुत सी चीजें हुई, और आज तो इसरो जो है चंद्रयान, मंगलयान और शुक्रयान की भी तैयारी है 2028 में, और आदित्य-1 शायद लॉन्च हो गया, आदित्य 2 की भी, हाँ आदित्य-1 हो भी गया है। और सौभाग्य से कहिए या थोड़ा सा हम भी शुक्रयान से जुड़े हुए, इसी वजह से DRL में और इसरो में भी गए हैं, तो हम लोग शुक्र के सतह की जियोलॉजिकल मैपिंग करते हैं, उसमें भी बिना सेटेलाइट के, बिना उसके तो पॉसिबल ही नहीं। तो हम लोग मैगलेन का डाटा यूज करते हैं। अब शुक्रयान जब जाएगा तो हम लोग उस डाटा को यूज करेंगे। अभी हम लोग मैगलेन डाटा यूज करके उसके सतह की मैपिंग कर रहे हैं, लेकिन जब शुक्रयान हमारा जाएगा तब उससे भी अच्छा, उससे भी ज्यादा प्रिसाइज डाटा हमको मिलेगा, तो हम जो अभी काम कर चुके हैं उस समय उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और भी जानकारियां शुक्रयान की दे सकते हैं। शुक्रयान का रिसर्च इसलिए भी इसरो ने भी इसको माना कि बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका पृथ्वी और पृथ्वी के साइज के बराबर शुक्रयान है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस वजह से प्रॉब्लम है कि, लेकिन दोनों का जन्म एक साथ हुआ, और दोनों का जन्म एक साथ हुआ तो क्यों पृथ्वी पे जीव है लेकिन शुक्र पे नहीं है? क्या कभी ऐसा था कि वहां भी पानी था कि नहीं था? क्या ये भी संभावना है कि जैसे आज वहाँ वो आपका गोला शुक्रयान को मानते हैं, तो क्या पृथ्वी भी आगे कभी आपका गोला हो जाएगी? इन सब चीजों की जानकारी जब तक हम लोग उसको रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक उसको अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक जान पाना मुश्किल है। और सर विज्ञान संकाय जो हमारा है उसमें कई लोग हैं, हम तो जियोलॉजी डिपार्टमेंट से, भूगोल विज्ञान से हैं, तो हम लोग उसकी जियोलॉजिकल मैपिंग कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स से भी कई लोग हैं जो शुक्रयान पे, इवन चंद्रयान, मंगल पे भी और ग्रहों पे भी, चंद्रमा पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन शुक्रयान पे भी बहुत लोग कर रहे हैं, और ये नया अभियान है तो हम लोग उससे भी जुड़े। अगर हमें नहीं पता कि आप पहले भी विश्वविद्यालय में आए हैं कि पहले भी आ चुके होंगे, तो आपको जैसे पता है कि हमारा विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था भारत रत्न पंडित मदन मालवीय जी द्वारा, और वो दिन था 4 फरवरी 1916। तो महात्मा गांधी जी भी उसमें यहाँ मौजूद थे जब पूजा हुई थी, स्थापना हुई। तो 110 साल हो गए हम लोगों को, और बसंत पंचमी का दिन था, इसलिए हम लोग बसंत पंचमी के दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इस साल हम लोगों ने 23 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया, और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 3-4 दिन बाद 4 फरवरी को
110 साल हो जाएंगे, तो 111वां स्थापना दिवस हमको मनाना। और विज्ञान संकाय जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है तब से सक्रिय है, और उसके पहले से भी विज्ञान की पढ़ाई होती थी। तब विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन एनी बेसेंट, मैडम एनी बेसेंट थी, तो वो जो कॉलेज उन्होंने बनाया था उसके माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई होती थी। और 1919 में फिर पढ़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन स्कूल ऑफ साइंस के रूप में हम लोग जाने लगे, और 1968 में फिर ये संकाय के रूप में इसका जन्म हुआ। और जस्ट कुछ दिन पहले 100 साल बाद विश्वविद्यालय की स्थापना के 1916 के 100 साल बाद 2016 में ये संस्थान का दर्जा हम लोग को मिला। तो तब से हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में जाने जा रहे हैं। करीब 350 से ज़्यादा शिक्षक इस संस्थान में हैं, और 6000 से ऊपर हमारे छात्र हैं। और शायद ऐसा कोई विषय नहीं है जो हम लोग विज्ञान संकाय में, साइंस का, इवन विश्वविद्यालय में तो ये है कि कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो हमारे विश्वविद्यालय में न पढ़ाया जाए। और जहाँ तक ये हिंदी प्रकोष्ठ की बात है, ये बहुत पहले जब हम लोग स्टूडेंट थे 80s में, तब ये उसके पहले से ही ये फिजिक्स डिपार्टमेंट में, भौतिकी विभाग में इसका स्थापना हुई थी कि हम लोग को हिंदी को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। तो हिंदी शब्दकोश के रूप में एक कमेटी बनी थी, तो वो भौतिकी विज्ञान से शुरू हुआ था। और आज हम लोग ये चौबे जी इस पे इसको देख रहे हैं, और 2 पत्रिकाएं भी निकल रही हैं, इसमें से काफ़ी बच्चों को फायदा हो रहा है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सब डिजिटल भी मिल जाता है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे कुलपति साहब को भी जगह जाना है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और लड़कों को उन्होंने ज्ञान दिया। बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, मिट्टी के बंधन से मुक्ति किसी भी वृक्ष के लिए आजादी नहीं होती, मृत्यु होती है। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमारी मिट्टी से, हमारे मूल्यों से, हमारी जड़ों से जोड़कर रखते हैं। वे हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं और एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमारा मार्ग आलोकित करते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति ही नहीं बल्कि हमारे संरक्षक भी हैं, और जिनके बहुमूल्य सुझावों से अचिंत्य ने डिजिटल जगत में अपने फॉलोअर्स को 10 गुना तक बढ़ाया है। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी को कि वे आएं और अचिंत्य की टीम को बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से इस कार्य का, इस समारोह का जिस तरह से आयोजन हुआ है, बहुत ही जिसे कहते हैं एग्जाम्पलरी है, अनुकरणीय है। जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखा गया, कई सारे लोग आए, उन्होंने सबने अपनी अपनी बात कही और बहुत अच्छे से समझाया। जो विषय ऐसे थे जो सारे लोगों को एक तरह से बांध के रखा, ऑडियंस को बांध के रखा, यह आसान काम नहीं होता है। और उसी तरह से हमारे मुख्य अतिथि ने हम लोगों को बांध के रखा। हम लोग को ये सोचना नहीं पड़ा कि टाइम कितना है, मोबाइल देखें, व्हाट्सएप देखें, उसकी जरूरत नहीं महसूस हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे ख्याल से ये हमको बहुत लाभ हुआ इससे। जिसके मन में भी ये आया कि हम लोग किरण कुमार जी को इनवाइट करें, वो भी बधाई का बात है। और उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज पधारे, और आज रात को इनको लौटना है। इस इवेंट के लिए ही आए, तो हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अचिंत्य की टीम जो है एक नया उदाहरण रख रही है हमारे विश्वविद्यालय के सामने। मेरी कुछ इनसे और अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, तो वो मैं थोड़ा सा बाद में बोलूँगा। तो ये जो BHU है और इसरो है, किसी न किसी रूप में मुझे लगता है इनमें कुछ समानताएं हैं। ये दोनों हमारी नेशनल प्राइड का सिंबल है।
बीएचयू एक साधारण विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ शिक्षा दी जाती है और बच्चे आते हैं और डिग्री अर्जित करते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ पूरे देश से स्टूडेंट्स आते हैं और फैकल्टी भी आते हैं। और अगर आपका इसका इतिहास देखेंगे तो उस समय मालवीय जी ने पूरे विश्व से कोई भी मातृभाषा बोलने वाले देश के किसी भी कोने से टीचरों को लेके आए थे। यही कारण था कि सबसे अच्छी पढ़ाई यहाँ होती, यही कारण था कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ आते थे। तो और आज हमको जो आत्मविश्वास मिलता है कि हम विज्ञान करें, वो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं इसरो की सफलता से मिल रहा है। इसरो ने जो है हमारे पूरे देश का आत्मविश्वास बढ़ाया है। जिस तरह से हम क्रिकेट मैच को चीयर करते हैं, मुझे पता है मंगलयान, चंद्रयान, वो जो रात को 2-2 बजे उठ के हम लोग देखते हैं उसे, और जिस दिन वो टूटा था कितने दिल टूटे थे वो गिनना बहुत मुश्किल है। जो वो कौन सा सन था सर, वो जब 2019 की वो रात, वो मुझे भी नहीं भूलेगी, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी नहीं भूलेगी वो रात। लग रहा था कि सितंबर 7 वो रात नहीं भूल पाएंगे हम लोग, और उसी तरह से वो शाम भी नहीं भूलेंगे जिस दिन झंडा गाड़ दिया था 2023 में। तो ये स्वाधीनता संग्राम जो था ना, ये एक नए तरह का स्वाधीनता संग्राम है, क्योंकि जब आप कई हजारों वर्षों से या किसी सोच में दबे रहते हैं तो आपको जो प्राइड है और आत्मविश्वास है वो स्वाभाविक रूप से तुरंत नहीं आता है। उसके लिए आपको, जैसा इन्होंने कहा, डिमॉन्स्ट्रेटेड कैपेबिलिटी वो दिखानी पड़ेगी अपने लोगों के लिए। हम विदेशियों की बात नहीं कर रहे, हम आत्मविश्वास, अपने आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं कि अगर हम कुछ चाहते हैं तो आज हम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संसाधनों से, अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से हम अपने देश में करके दिखा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। और इसी तरह से हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, उसकी भी सफलताओं ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में। बहुत उनका योगदान है पूरे, जैसा मैंने कहा कि पूरे देश के एक तरह से सिंबल है प्राइड का। तो इस अचिंत्य के मौके पे इसरो से चीफ गेस्ट आना और विशेषकर प्रोफेसर डॉक्टर किरण कुमार का आना एक बहुत सुखद अनुभव है, सबको ये दिन याद रहेगा। जहाँ तक अचिंत्य की बात है तो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स तो बढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसका मतलब ये है कि लोग अब और देख रहे हैं जो आप प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कार्य पूर्णता तक लाना आसान नहीं होता। केवल सैटेलाइट लॉन्च करना ही मुश्किल नहीं है, अचिंत्य का एडिशन लाना भी मुश्किल है। जो लोग टीम में हैं उन लोगों को पता होगा। तो जब तक हम एक डेडलाइन नहीं बनाएंगे, जब तक हम पीछे नहीं पड़ेंगे, जब तक हम कमर नहीं कस लेंगे, होता नहीं कोई काम। तो वो हो रहा है, चौथा एडिशन भी निकल गया है, तो जाहिर है आगे भी ये कार्य जारी रहेगा। तो अब मेरी विश लिस्ट में 2 पॉइंट और हैं अचिंत्य के लिए। पहला पॉइंट ये है कि एक पॉडकास्ट भी आना चाहिए। ये जो आप लेख लिख रहे हैं, आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनकी पढ़ने की क्षमता कम हो गई है। उसका रीजन कई हैं, उसके रीजंस के बारे में चर्चा हम यहाँ नहीं करना जरूरी समझते हैं। सुनने की क्षमता है, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, कान में लगा लिया, सुन लिया। तो हम क्या ये जो आर्टिकल्स आप लिख रहे हैं इनका पॉडकास्ट भी सोशल मीडिया पे डाल दें, जिससे कि आपकी जो मेहनत है वो और लोगों तक पहुंचे। प्रयास केवल यही है कि और लोगों तक पहुंचे। दूसरी चीज ये है कि ये बीएचयू है, इसका मतलब कि हम और भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद करके निकाल सकते हैं। आपकी मेन मेहनत है कंटेंट में। अब आपने कंटेंट तो बना लिया, जब कंटेंट बन गया तो अनुवाद तो बहुत आसान है। बांग्ला है, मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, सारी भाषाएं उपलब्ध है। और अनुवाद के लिए जो पहला वर्जन है वो गूगल दे देगा, उसको गलतियां होंगी, त्रुटि होगी कुछ, वो हमारे विश्वविद्यालय में हर कोई उपलब्ध है। टीचर भी है, स्टूडेंट भी है। किसी को लगा दीजिए कि भाई इस अनुवाद को जो चेक कर दो, वेरीफाई कर दो, करेक्ट कर दो, उसको भी रिलीज कीजिए। तो ये होगा कि हम जो राष्ट्र को लीड करना है हमको, वो हम लीड करेंगे। ओरिजिनल कंटेंट बना, हिंदी में निकल आया, अब और भारतीय भाषाओं में भी निकले,
और उसी तरह से हम उस स्पिरिट को कैप्चर करेंगे जो काशी कवि संगम की स्पिरिट है। उस स्पिरिट को आगे बढ़ाएंगे और हम सारी भारतीय भाषाओं को बढ़ाएंगे। जब हम सारी भारतीय भाषाओं को बढ़ाएंगे तो हमारा आत्मविश्वास जगेगा, हमारी जो एकता है वो बढ़ेगी, हमारी जो एक तरह से पहुंच है वो बढ़ेगी। इससे जो है हमें बीएचयू को भी आगे बढ़ाने में लाभ मिलेगा, क्योंकि हमको बीएचयू का भी है, तो बीएचयू आगे जाएगा। इससे इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग यहाँ इतनी लंबे कार्यक्रम में अंत तक बैठे हुए हैं यहाँ तक, और ये आप सब बधाई के पात्र हैं जितने श्रोतागण हैं यहाँ पे। और ये जो टीम है विशेष बधाई की पात्र है, इसको हमें एक बार चाय पे बुलाना पड़ेगा अपने कार्यालय। धन्यवाद सर, आपने हमें जो सुझाव दिए उन पर जल्दी हम क्रियान्वयन शुरू करेंगे और आपके विचारों की गूंज हमारे मन में एक लंबे समय तक बनी रहेगी। और इस गरिमामय कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए अब समय है उन व्यक्तियों को धन्यवाद देने का जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा। धन्यवाद ज्ञापन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है किसी भी कार्यक्रम का, और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री देवांश पांडे जी को, जो आएंगे और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आप सभी को शुभ संध्या। एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में भेजने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? इसरो ने और भारत ने। पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का सबसे पहला देश भारत को किसने बनाया? दुनिया में पहली बार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग किसने की? विफलता के बाद भी रुकने के बजाय फिर उठकर इतिहास रचने का साहस दुनिया को किसने सिखाया? नमस्कार आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित अध्यापकगण, प्रिय शोधार्थियों, विद्यार्थियों तथा उपस्थित सभी गणमान्य जनों को सादर प्रणाम। आज का यह आयोजन हमारे लिए अत्यंत गौरव, प्रेरणा और कृतज्ञता का अवसर है। इतने भव्य, वैचारिक और ऐतिहासिक कार्यक्रम को आपकी उपस्थिति ने न केवल गरिमा प्रदान की है बल्कि इसे स्मरणीय भी बना दिया। मेरा बचपन से यह सपना था कि मैं इस महान अंतरिक्ष अनुसंधान के महान अध्यक्ष से मिलूं, आगे चलकर उनके लिए कार्य करूं, और आज मिलने का सपना तो साकार हो गया। वैश्विक पटल पर भारत माँ का गौरव बढ़ाने वाली अंतरिक्ष संस्था इसरो की 3 साल अध्यक्षता संभाले और दशकों तक कार्यरत रहे पद्मश्री श्री एस किरण कुमार सर का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपको प्रत्यक्ष रूप में सुनना और आपकी बातों से इसरो को सुनना या देखना मन को बहुत उत्साहित कर रहा है। सर, आपने अपने नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और आज भी आप देश के युवाओं के लिए वैज्ञानिक सोच, अनुशासन और राष्ट्र सेवा से जीवंत प्रतीक है। आपकी उपस्थिति और विचार हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। हम आदरणीय कुलपति महोदय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रति भी अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय ज्ञान, अनुसंधान और सामाजिक चेतना का एक सशक्त केंद्र बन चुका है। आपकी उपस्थिति इस आयोजन के महत्व को और भी बढ़ाती है। साथ ही हम विज्ञान संस्थान के डीन महोदय का सादर आभार व्यक्त करते हैं, जिनके संरक्षण और मार्गदर्शन में विद्यार्थियों की अकादमिक एवं रचनात्मक गतिविधियां निरंतर समृद्ध हो रही। हम सभी के बीच हिंदी प्रकाशन समिति के लंबे समय तक कार्यरत रहे श्री दया शंकर त्रिपाठी सर भी मौजूद हैं, उनका भी हृदय से धन्यवाद। आज के इस आयोजन और पत्रिका अचिंत्य और विज्ञान गंगा के सफल प्रकाशन में जिन जिन विद्वानों का योगदान रहा है उनका उल्लेख करना हमारा कर्तव्य है। हम मुख्य संरक्षक कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रति फिर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हम मुख्य संपादक साक्षी चौधरी और अंशुमन पांडे का विशेष धन्यवाद करते हैं, जिनके नेतृत्व और परिश्रम से यह विशेषांक साकार हो सका। हम संपादक मंडल के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। वैदेही द्विवेदी, अभिषेक शर्मा, शिवांग चतुर्वेदी, दीपांशी अग्रवाल, जिन्होंने बहुत ही सुंदर मंच संचालन किया, आस्था देव, श्रेयांश कश्यप, अनुष्का आनंद, निधि झा एवं राहुल झा का भी हम हृदय से धन्यवाद देते। हम हिंदी प्रकाशन समिति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम विशेष रूप से हमारे समन्वयक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे सर का, जिन्होंने हमें पत्रिका को बनाने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी, उनका भी
डॉक्टर ऋचा आर्य, डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी, डॉक्टर अर्चना तिवारी, डॉक्टर चंद्रशेखर पति त्रिपाठी सर, जिन्होंने हिंदी में विज्ञान लेखन को सशक्त आधार दिया, उनका भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम समिति के सलाहकारों डॉक्टर राजीव रमन, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार एवं डॉक्टर साक्षी सिंह का भी हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस प्रयास को दिशा दी। हम प्रकाशक हिंदी प्रकाशन समिति काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज उपस्थित सभी सम्मानित प्राध्यापक गण, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, अतिथियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों का भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति ने इस आयोजन को सार्थक बनाया। अंत में इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े प्रत्येक स्वयंसेवक, समन्वयक और पर्दे के पीछे कार्य करने वाले सभी साथियों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। इसी आशा के साथ कि अचिंत्य आगे भी वैज्ञानिक चेतना, वैचारिक स्वतंत्रता और हिंदी की ज्ञान विस्तार का माध्यम बनेगा, मैं एक बार फिर से सभी अतिथियों और सहभागियों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े होकर राष्ट्रगान के लिए तैयार शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री। आप